तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है एलएलपी। और आज हम लोग एलएलपी का थर्ड सम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिख के दिया। तो वीरू एंड नारू आर कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन अ नेम ऑफ वीना कंपनी। द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख के दिया है। On 31st March 2019 their balance sheet was as follows। पर्टिकुलर्स लिख के दिया है। यहाँ पे कैपिटल है, मतलब ये लाइब्रेरीज हो गया। मतलब यहाँ पे उन लोगों ने पर्टिकुलर्स की लाइब्रेरी की जगह पे उन लोगों ने पर्टिकुलर्स लिख के दिया, तो ये मेरा लाइब्रेरी हो गया। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स प्रॉपर्टी स्टॉक ये लिख के दिया, तो ये मेरा असेट्स हो गया। तो यहाँ पे अपन को असेट्स का डेटा लिख के दिया है। ठीक है। ऑन द सेम डेट the Veena LLP was incorporated on take over the running business of Veena इन कंपनी। तो वीना इन कंपनी एक रनिंग कंपनी थी, रनिंग बिजनेस था, तो जिसको टेक ओवर किया एलएलपी ने। तो मतलब ये न्यू फॉर्म हो गया, ये ओल्ड फॉर्म हो गया। ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स, यहाँ पे ये सब को सिखाने का मेन पर्पज़ है ये वाला फर्स्ट एडजस्टमेंट बस। मतलब अब तक हमें क्वेश्चन में सीधा सीधा गुडविल का वैल्यू लिख के दिया रहता था, बट ये वाले सम में हम लोग को गुडविल का वैल्यू नहीं लिख के दिया है। तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है वही आज हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले, समझने वाले। तो देखो क्या लिखा है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 years। तो पिछले पास्ट 5 years के पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे मुझे गुडविल निकालना है 2 years परचेस का। अब ये क्या होता है बाद में समझाऊंगा आपको, तो ऐसा डेटा लिख के दिया। ठीक है। फिर आगे लिखा द फर्म यूज टू ट्रांसफ़र, फर्म ट्रांसफ़र कर रही है 4,000 एवरी ईयर टू जनरल रिजर्व। ओके, तो कंपनी हर साल जनरल रिजर्व में 4,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर रही है। फिर आगे लिखा द प्रॉफिट आफ्टर अबाउट ट्रांसफ़र ₹12,800, 14,000, 15,000, 14,200, 15,400। तो ऐसा हमें डेटा लिख के दिया है, 5 साल का प्रॉफिट हमें लिख के दिया है। फिर आगे लिखा द प्लांट इज़ ओवर वैल्यूड बाय 6,000 एंड प्रॉपर्टी इज़ अंडर वैल्यूड बाय 8,000। ठीक है। एंड अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एक्सेप्ट लोन ऑफ नारू आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। ओके, तो नारू मतलब जो एलएलपी है वो असेट्स और लाइबिलिटीज़ को तो लेके जा रही है, एक्सेप्ट लोन फ्रॉम नारू वाला नहीं लेके जा रही है। और इसको लेके जाएगा कौन, लेके जाएगा पार्टनर ही लेके जाएगा। तो भी कौन से वैल्यू पे लेके जा रहा है, बुक वैल्यू पे लेके जा रहा है। तो वो अपन को लिख के दिया है। और बोला है पास नेसेसरी जर्नलिटीज इन द बुक्स ऑफ। अपन को ऐसा कुछ नहीं करना है, अपन को एग्जाम में जैसा आएगा वो वाला, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीसी, जैसा अब तक मैंने आपको 2 सम में सिखाया था ना, वैसे हम लोग ये वाले सम में सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को ऐसे इंटरव्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे, और वैसा एग्ज़ाम में आया ही नहीं अब तक। तो सीधा लीजर अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो आपको मैं सिखाता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, पहले स्टार्ट फॉर्मेट बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, परचेज कंसिडरेशन बनाएंगे। तो सेम जैसे ही करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 24 है टेक्स्ट बुक का। तो ये मेन पर्पस सिखाने का था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाता है। अब तक तो सारे समय हमें लिख के दिया था, और ये वाले समय हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए ये सम को सिलेक्ट करने का पर्पस था। तो कुछ नहीं है, सेम वैसे ही करना है। तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़। तो सीरियल नंबर लिखा, पर्टिकुलर्स लिखा, एंड रुपीज़ एंड रुपीज़। तो पहला हम लोग लिखेंगे असेट्स टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यू। तो असेट्स को टेक ओवर कर रहे हैं अग्रीड वैल्यू पे। तो जो है पहले मैं फटाफट लिख देता हूँ। तो पहला है प्रॉपर्टी लिख के दिया है, देन स्टॉक, देन डेटर्स, देन मशीनरी, देन एडवांसेस एंड देन कैश बैंक। ठीक है। तो प्रॉपर्टी के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, वैल्यू कुछ कम ज़्यादा, प्रॉपर्टी के बारे में तो कुछ कम ज़्यादा करने बोला नहीं है, तो एज इट इज़ वही वैल्यू लिखता हूँ, 72,000। स्टॉक के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, तो एज इट इज़ वही वैल्यू लिखता हूँ, 40,000। डेटर के बारे में भी कुछ नहीं बोला, तो एज इट इज़ 48,000 लिखता हूँ। बट मशीनरी के बारे में बोला, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, तो वो आपको दिखा देता हूँ क्या लिख के दिया।
तो देखो क्वेश्चन में, तो देखो यहाँ पे मशीनरी है 60,000 का, बट यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा है प्लांट एंड मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 6,000। प्लांट मतलब वही प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ओवर वैल्यूड बाय 6,000 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्ड हुआ है वो ओवर वैल्यू रिकॉर्ड हुआ है, मतलब ज़्यादा वैल्यू रिकॉर्ड हुआ है। तो ज़्यादा वैल्यू रिकॉर्ड हुआ है इसका मतलब इसको सही वैल्यू करना पड़ेगा। तो सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मशीनरी के 60,000 में से आपको 6,000 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसका सही वैल्यू आएगा। तो मशीनरी मुझे लिख के दिया 60,000, बट 6,000 ओवर वैल्यू हुआ है, तो ओवर किया है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो 60 में से 6,000 गया तो ये आ जाएगा 54,000। फिर उसी तरह एडवांस के बारे में कुछ नहीं लिख के दिया तो एज इट इज़ वही लिखा मैंने। सॉरी, प्रॉपर्टी के बारे में भी था, शिट, ठीक है बाद में अभी बताता हूँ इसको। तो एडवांस के बारे में कुछ नहीं तो एज इट इज़ लिखा, कैश बैंक के बारे में कुछ नहीं बोला तो एड इज़ लिखा। प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे लिख के दिया इसके बारे में, तो देखो क्या लिख के दिया। तो लिखा था प्रॉपर्टी इज़ अंडर वैल्यूड बाई 8,000। ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी 72,000 है वो वहाँ पे कम वैल्यू रिकॉर्ड हुआ है। अंडर वैल्यू का मतलब होता है कम वैल्यू रिकॉर्ड हुआ है। कितना वैल्यू कम रिकॉर्ड हुआ है, 8,000। दिखाई दे रहा, प्रॉपर्टी इज़ अंडर वैल्यू रुपीज़ 8,000। आपको ऐसे दिखाऊँ क्या स्क्रीन में, क्लोज करके दिखाऊँ, समझेगा ना। हाँ देखो, प्रॉपर्टी इज़ अंडर वैल्यूड बाय 8,000। 8,000 कम वैल्यू रिकॉर्ड हुआ है और ऊपर देखो 72,000 है, तो कम वैल्यू तो उसको सही करना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ 72,000 प्लस 8,000, दोनों को ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 80,000। बस हो गया। अब सबको प्लान नहीं, अभी ये हो गया, बट अपन को गुडविल को निकालना पड़ेगा। तो गुडविल को निकालने के लिए वर्क नोट करना पड़ेगा। मैंने इसके अंदर ये गुडविल को कैसे वैल्यूएशन करना है, बाकी तो सम आपको कैसे आता हो तो पता ही है। तो आपको गुडविल कैसे वैल्यू करते मैं आपको बताता हूँ। तो आपको गुडविल को यहीं पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ तो थोड़ा इजी पड़ेगा ऐसा। तो देखो, तो गुडविल को निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले आपको याद रखना है। तो गुडविल को निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो क्वेश्चन में तो मुझे एवरेज प्रॉफिट तो नहीं लिख के दिया, वो तो मुझे पता लगाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे नंबर ऑफ ईयर्स परचेस लिख के दे। देखो क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से देखेंगे ना। देखो यहाँ पे पहला वाला एडजस्टमेंट में, द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 years। तो यहाँ पे देखो 2 years परचेज लिख के दिया रहेगा, या 2 times लिख के दिया रहेगा, 3 times, ऐसा कुछ लिख के दिया रहेगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में लिख देना। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेरा 2 हो गया। तो नंबर ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है कि मैं जिस बिज़नेस को परचेज कर रहा हूँ ना, तो उस बिज़नेस के नाम का फ़ायदा मुझे कितने साल तक होने वाला है, उसी को कहा जाता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये 2 लिख दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं एवरेज प्रॉफिट निकालता हूँ। तो एवरेज प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो मुझे तो क्वेश्चन में सीधा सीधा टोटल प्रॉफिट लिख के ही दिया है, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे 5 साल का, देखो यहाँ पे द प्रॉफिट आफ्टर अबाउट ट्रांसफर 12,800, 14,000, 15,000, 14,200, 15,400। तो ये 5 साल का प्रॉफिट है, सबको ऐड कर देता हूँ। तो 12,800 प्लस 14,000 प्लस 15,000 प्लस 14,200 प्लस 15,400 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 5। तो 5 से डिवाइड करूँगा। तो 12,800 प्लस 14,000 प्लस 15,000 प्लस 14,200 प्लस 15,400, तो 71,400 टोटल आता है। इसको डिवाइड करता हूँ 5 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 14,280। तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया 14,280, ठीक है। लेकिन
लेकिन इसको रिकॉर्ड करने के पहले क्वेश्चन में और एक हमें कन्फ्यूज करने के लिए डेटा लिख के दिए, वो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करके देखो, इसी में दिखाई देता रहेगा। देखो, द फर्म यूज टू ट्रांसफ़र 4,000 एवरी ईयर टू जनरल रिजर्व। तो हम लोग को जो प्रॉफिट चाहिए रहता है ना, वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट चाहिए रहता है। मतलब हम लोग को जो एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट वाला कौन सा प्रॉफिट चाहिए, जो विदाउट ट्रांसफ़र वाला मुझे वैल्यू चाहिए। मतलब इसमें जो एवरेज प्रॉफिट जो निकाला गया है ना, वो सब माइनस करके निकाला गया। मतलब हर ईयर में से 4,000 4,000 4,000 4,000 करके वो लोग ने अपन को माइनस करके दिया है आफ्टर। देखो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख के दिया है। देखो क्या लिखा है, द प्रॉफिट आफ्टर अबाउट ट्रांसफ़र। मतलब इस ये जो हमें प्रॉफिट यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस प्रॉफिट में से हर साल 4,000 ट्रांसफ़र किया गया है। बट हम लोग को जो एवरेज प्रॉफिट चाहिए रहता है, वो विदाउट ट्रांसफ़र वाला चाहिए रहता है। मतलब बिफोर ट्रांसफ़र वाला प्रॉफिट चाहिए रहता है एवरेज प्रॉफिट में। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा अपन को, तो लोग ने माइनस करके दिया है ना, तो अपन को प्लस करके लेना पड़ेगा फिर। तो ये मैं क्या करूँगा, 14,000 जो 480 आया था, 14,000 जो 480 आया, मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ये जो मेरा एवरेज प्रॉफिट आया है वो आफ्टर आया है, आफ्टर ट्रांसफ़र कितना आया है, 10,280 डिवाइड करने का था अभी जो मैंने आंसर निकाला। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर ट्रांसफ़र कितना आ रहा है, 10,480। बट अपन को जो एवरेज प्रॉफिट चाहिए रहता है विदाउट चाहिए रहता है। तो इसमें अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, तो इसका मतलब 4,000 ऐड कर दूंगा तो मुझे बिफोर वाला आंसर आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट बिफोर ट्रांसफ़र 14,280, नहीं सॉरी, ये 14,000 है, 14,280 है, तो ये 18,280 आ जाएगा। कैलसी पे देखो मैंने वो निकाला था। सर आपने जो बताया कुछ समझा नहीं है, ठीक है मैं आपको इसको दूसरे वे में समझाता हूँ, समझो ऐसे। देखो सेम वही आंसर चाहिए, वही आने वाला है। देखो तो यहाँ पे समझो मैं सीरियल नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख रहा हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हमें जो प्रॉफिट लिख के दिया है, हमें जो प्रॉफिट लिख के दिया है वो आफ्टर लिख के दिया है, आफ्टर रिजर्व। मतलब इस प्रॉफिट में से रिजर्व का पैसा माइनस करके दे दिया है। तो पहले साल का माइनस किया हुआ पैसा कितना है, 12,800। सेकेंड ईयर का कितना है, 14,000। थर्ड ईयर का कितना है, 15,000। फोर्थ ईयर का कितना है, 14,200। एंड फिफ्थ ईयर का कितना लिख के दिया है, 15,400। ये हमें ऐसा लिख के दिया है, ये आफ्टर वाला लिख के दिया है। बट हमें आफ्टर कैसे मिलता है, देखो प्रॉफिट जो लिख के दिया है, प्रॉफिट में से पहले मैं माइनस करूँगा रिजर्व, तभी तो मुझे, मतलब ये बिफोर प्रॉफिट और ये आफ्टर प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू है, इसमें से इसको मैंने माइनस किया तो मेरे को आफ्टर प्रॉफिट आ जाएगा ना। मतलब समझो कि मेरा प्रॉफिट है, समझो 100 रुपया, उसमें से मैंने 20 रुपये रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, तो मेरे पास आफ्टर ट्रांसफ़र करने के बाद पैसा कितना बचता है, 80 रुपीज़ बचता है। बट हम लोग को जो एवरेज प्रॉफिट चाहिए रहता है ना, वो बिफोर वाला चाहिए रहता है, बिफोर। तो समझो कि मुझे क्वेश्चन में ये वाला वैल्यू लिख के दिया है और मुझे ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करने का है। तो ये वाला वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मुझे लिख के दिया इस 80 में, ये 20 रुपीज़ को प्लस कर दूँगा तभी तो 100 आएगा ना। 80 में ये 20 को प्लस करूँगा तभी तो 100 आएगा, क्योंकि मुझे बिफोर वाला वैल्यू चाहिए रहता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, हर साल में से जो लोग ने 4,000 माइनस किया मैं इसको प्लस कर दूँगा। प्लस ट्रांसफ़र टू रिजर्व 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 16,800, ये आ जाएगा 18,000, ये आ जाएगा 19,000, ये आ जाएगा 18,200, ये आ जाएगा 19,400, ये थर्ड। तो ये मेरा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर रिजर्व।
मतलब रिजर्व को माइनस करने के पहले तो अब तुम लोग खुद सोचो, तो 16,800 में से रिजर्व माइनस किया तो समझो ये आंसर आया, इसमें इसको माइनस किया तो ये आया, इसमें इसको माइनस किया तो अपन को ये लिख के दे, बट अपन को तो ये वाला वैल्यू चाहिए रहता है। अब क्या करूँगा, ये सबको प्लस कर दूंगा। अब मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो मैं ये सबको प्लस कर देता हूँ। 16,800 प्लस 18,000 प्लस 19,000 प्लस 18,200 प्लस 19,400 डिवाइड बाय 5 करूँगा, ऑटोमेटिकली मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो 16,800 प्लस 18,000 सॉरी 16,800 प्लस 18,000 प्लस 19,000 प्लस 18,200 प्लस 19,400 डिवाइड बाय 5, तो भी आंसर आता है 80,280। तो आपके ऊपर है, आप ऐसा निकालो या फिर पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर एंड में ऐड कर दो ट्रांसफर टू रिजर्व करके, जनरल रिजर्व करके, तो भी आंसर आ जाएगा। मतलब हम लोग को जो चाहिए रहता है वो बिफोर वाला चाहिए रहता है बस। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया बिफोर वाला, कितना है मेरा एवरेज प्रॉफिट 18,280। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा गुडविल का आंसर आ जाएगा। तो इंटू 2 करता हूँ तो ये आता है 36,560। तो ये गुडविल की जगह पे लिख दूंगा 36,560। बस हो गया और कुछ भी नहीं। अब सबको प्लस कर दो, टोटल मार लेता हूँ। तो 80,000 प्लस 40,000 प्लस 48,000 प्लस 54,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 36,560, तो आता है 2,78,560। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसमें से क्या करूँगा, माइनस करूँगा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में अपने पास क्या क्या वो देख लेते हैं। तो देखो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्या क्या है, कैपिटल को छोड़ के, रिजर्व को छोड़ के, लोन फ्रॉम नारू तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे लिख के दिया ना, लोन फ्रॉम नारू टेकन एट बुक वैल्यू, सॉरी लोन फ्रॉम नारू ये तो इसमें आया ही नहीं वाला है। तो लोन फ्रॉम नारू तो पार्टनर लेके जाएगा इसलिए पार्टनर में आ जाएगा। तो बैंक कोड अब बचा, क्रेडिटर बचा, तो ये दोनों वैल्यू रिकॉर्ड कर दूंगा 32,000 एंड 20,000। तो यहाँ पे लिख दूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000 एंड क्रेडिटर मुझे लिख के दिया है 20,000। दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 52,000, माइनस कर दूंगा तो फाइनल मुझे पीसी का वैल्यू आ जाएगा। तो 2,78,560 माइनस 52,000, तो आंसर आता है 2,26,560। 2,26,560, तो ये मेरा आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। बस इतना, मतलब थोड़ा सा टफ है, मतलब गुडविल को निकालना है बस, बाकी और कुछ नहीं। तो ये मैंने आपको गुडविल निकाल के दिखा दिया। ओके, फिर बाद में तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन कैसे अकाउंट बना है वो तो आता ही रहेगा, कर लेंगे ना वो तो, कि नहीं कर पाएंगे कि सर एक बार बता दो वापस एक बार ऐसा। मेन इसमें पीसी था तो पीसी कैसे फाइंड आउट करना, तो वो मैंने मेन आपको बता दिया सर। बाकी इसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग पूरा सॉल्व कर सकते हैं। चलो समझ गए, बताना ही पड़ेगा, बताता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए मैं इस तरह मैंने फॉर्मेट बना लिया। तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे एलएलपी अकाउंट, ठीक है। तो पहला काम क्या रहेगा, जितना भी असेट्स रहेगा तो सब रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएगा। तो मैं सब पहले डेबिट में लिख देता हूँ।
तो टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, तो जितना भी असेट्स है फटफट लिख लेता हूँ मैं पहले। तो प्रॉपर्टी लिख के दिया है, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, एडवांसेस एंड कैश इन बैंक। तो प्रॉपर्टी जो बुक वैल्यू रहेगा वही लिखना है आपको, 72,000, स्टॉक 40,000 लिख के दिया है, डेटर 48,000 लिख के दिया है, मशीनरी 60,000, एडवांस 8,000 एंड कैश बैंक 12,000। जो बुक वैल्यू तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब उसके बाद नारू का कैपिटल अकाउंट लिख के दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस BD। नारू का लिख के दिया है 88,000 और इसका लिख के दिया है 60,000। दिखा देता हूँ आपको, तो देखो, तो प्रॉपर्टी 72 था 72, स्टॉक 40 था 40, डेटर 48, मशीनरी 60, एडवांस 8,000, कैश एट बैंक 12,000। अब नारू का कैपिटल देखेंगे, नारू वीरू का 88,000 60,000, तो मैंने 88 60,000 लिख दिया। फिर उसके बाद देखेंगे तो जनरल रिजर्व लिख के दिया है। तो रिजर्व में जो रखा हुआ पैसा रहता है वो किसका होता है मालूम है? पार्टनर्स का होता है। तो ये 24,000 पार्टनर्स कैपिटल में अपन को बांटना पड़ेगा, वो भी उनकी रेशियो के हिसाब से। तो रेशियो देखो यहाँ पे लिख के दिया आपको 2:3। दिख रहा है? ये थोड़ा क्लोज ले लो आपके लिए, देख लो यहाँ पे 2:3। तो ये जितनी भी असेट्स का वैल्यू था मैंने सब कुछ जैसा था वैसे का वैसा लिख दिया। सब बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। कैपिटल था तो मैंने कैपिटल यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट में यहाँ पे। अब देखो, तो अभी जनरल रिजर्व लिख के दे 24,000, तो आपको रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो मैं 24,000 रेशियो में बांट के दिखा तो आपको, तो वो भी क्रेडिट में आएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। तो हमें रेशियो लिख के दिया है, रेशियो लिख के दिया है 2:3। तो और जनरल रिजर्व लिख के दिया है 24,000। तो 2 और 3 कितना होता है? 5 मीन्स 2/5 3/5। 24,000 इंटू 2/5 करूँगा तो फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। फिर 24,000 इंटू 3/5 करूँगा, सेकेंड वाला आंसर आ जाएगा। तो आपको करके दिखा देता हूँ एक बार, डायरेक्ट करता हूँ। 24,000 इंटू 2/5 तो आता है 9,600। नेक्स्ट आएगा 24,000 इंटू 3/5 तो आएगा 14,400। बस। तो अभी ये क्या करूँगा, जनरल रिजर्व में जाके लिख दूँगा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में। तो 9,600 जो आया वैल्यू इसका, तो 9,600 एंड 14,400 लिख दिया। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आइटम क्या लिख के दिया अपन को। तो देखो, लोन नारू बैंक बोर्ड ऑफ क्रेडिटर यहाँ पे लिख के दिया है। तो ये तीनों के तीनों रियलाइजेशन की क्रेडिट में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय लोन नारू। तो सीधा सीधा लिख के दिया मेरे को 16,000, तो 16,000 लिख दूँगा। यहाँ पे आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना लिख के दिया 32,000, तो 32,000 लिख दूँगा। फिर यहाँ पे आएगा बाय क्रेडिटर्स जो लिख के दिया है 20,000। तो जो कंपलसरी एंट्री थी वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो ये तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब उसके बाद अब कंपलसरी एंट्री में देखेंगे तो जितना भी था मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब एक आपको कंपलसरी एंट्री पास करना पड़ता है व्हेन परचेज कंसिडरेशन ड्यू। आपको दिखा देता हूँ किसी पर, देखो, इम्पोर्टेड जर्नलिटीज इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फॉर्म व्हेन परचेज कंसिडरेशन ड्यू तो न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आएगा न्यू फर्म अकाउंट डेबिट। न्यू फर्म मतलब LLP अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इसमें पीसी का पैसा लिखने का। तो पीसी का पैसा कितना आया था, मैंने जो निकाला पीसी का पैसा, देखो पीसी का पैसा था 2,26,560। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 2,26,560, 2,26,560 हो गया। तो न्यू फर्म मतलब LLP, न्यू फर्म मतलब LLP। तो LLP के डेबिट में जाऊँगा, सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूँगा, तो 2 आएगा, 2 रियलाइजेशन अकाउंट, 2,26,560। ठीक है, ये हो गया। अब इसका नंबर, तो जिसके आगे 2 का टैग लगता है मतलब क्रिएट हो गया। तो रियलाइजेशन के क्रिएट में जाऊँगा, सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूँगा। तो रियलाइजेशन के क्रिएट में गया, सामने वाले का नाम बाय LLP अकाउंट या न्यू फर्म अकाउंट 2,26,560। ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन में कोई एंट्री पास करने बोला है क्या। तो देखो यहाँ पे मैंने सब कुछ तो पास कर दिया है। पहला तो गुडविल वाला एडजस्टमेंट था जो मैंने कर दिया। प्लांट ओवर वैल्यूड था वो तो पीसी में मैंने एडजस्ट कर लिया। प्रॉपर्टी एंड ये तो ये भी मैंने कर दिया। अदर असेट्स बट लोन ऑफ नारू लिख के दिया, एक्सेप्ट लोन ऑफ नारू आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। तो नारू 16,000 है तो उसका टेक ओवर कर रहा है, तो अभी टेक ओवर कौन करेगा, ऑफकोर्स पार्टनर करेगा, तो उसकी एंट्री पास करेंगे। तो अभी एंट्री पास कर लेते हैं। तो एंट्री क्या है भाई, लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर की एंट्री आपको दिखा देता हूँ क्योंकि नारू तो लोन ये था ना। तो वेन लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नारू कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा नारू कैपिटल अकाउंट, 16,000। 16,000 यहाँ पे लिख दिया, 16,000 यहाँ पे लिख दिया। तो अभी ये रियलाइजेशन के डेबिट में जाऊँगा और क्या लिखूँगा, टू नारू कैपिटल अकाउंट, उसके सामने वाले का नाम। तो रियलाइजेशन के डेबिट में गया टू नारू कैपिटल अकाउंट 16,000। और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाऊँगा, लिखूँगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट और नारू में लिख दूँगा 16,000। मैंने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट मतलब कैसे, देखो रियलाइजेशन डेबिट में लिखा है इसलिए रियलाइजेशन के डेबिट में जाऊँगा, सामने वाले का नाम लिखूँगा। तो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया टू नारू कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद देखो, तो नारू कौन है, बिजनेस का पार्टनर है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाऊँगा, जिसके आगे 2 का टैग लगता है मतलब वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कैपिटल में जाऊँगा, सामने वाले का नाम, तो सामने वाले कौन था, रियलाइजेशन, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट लिखती है। बस हो गया। अब और कोई तो एंट्री नहीं है। अब नाउ डायरेक्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो चेक करते कौन सा साइड हैवी है। तो पहले मैं क्रेडिट करता हूँ, तो 16,000 प्लस 32,000 प्लस 20,000 प्लस 2,26,560। तो क्रेडिट से आता है 2,94,000, ज़्यादा यही रहता है बट आप लोग क्रॉस चेक कर लेना ऐसा एग्ज़ाम में। 2,94,560। अब जो रहेगा मैं इसमें से माइनस कर दूँगा, तो -72,000 -40,000 -48,000 -60,000 -8,000 -12,000 -16,000, तो आता है 38,560। 38,560। तो जो डिफरेंस आया तो P&L अकाउंट। अब यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा, मतलब अगर इधर आएगा तो इधर आएगा, इधर आएगा तो मतलब इधर डिफरेंस आएगा, तो भी आपको क्या लिखना है, बाय P&L अकाउंट लिखना है। और डिफरेंस अभी डेबिट में आया है तो इसलिए इधर क्रेडिट में आ जाएगा, तो बाय P&L अकाउंट। तो 38,560 को रेशो में बांटना पड़ेगा। तो रेशो देखो यहाँ पे वही है,
उसी के हिसाब से एक आखिरी बार बता देता हूँ। तो 38,560 इंटू 2/5 करेंगे, पहला वाला आंसर आ जाएगा, वही जो रेशो लिख के दिया है 8/5। तो पहले वाले का आंसर आएगा 15,424। दूसरा 38,560 इंटू 3/5, 38,560 इंटू 3/5, तो आंसर आएगा 23,136। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये दोनों वैल्यू वहाँ पे लिख दूँगा 15,424। तो 15,424 आ गया, और इसका कितना था 23,136 हो गया। नाउ अकाउंट क्लोज। तो पहले नारू को क्लोज करते हैं। तो 88,000 प्लस 9,600 प्लस 16,000 प्लस 15,424, तो आता है 1,29,024, 1,29,024। तो डिफरेंस भी वही आएगा 1,29,024। अब उसी तरह इसको क्लोज करते हैं। तो 60,000 प्लस 14,400 प्लस 23,136, तो आता है 97,536। तो भी वही आएगा 97,536। तो डिफरेंस भी वही आएगा 97,536। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट का नाम लिख देंगे LLP अकाउंट। अब LLP इधर डेबिट में है तो किधर क्रेडिट में जाएगा। तो बाय नारू कैपिटल अकाउंट, बाय वीरू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो इसका कितना था 1,29,024, 1,29,024। इसका था 97,536। अभी चेक करेंगे कि दोनों की दोनों टोटल सेम आ जाएंगे, दोनों का टोटल। तो प्लस 1,29,024, तो आंसर सेम आता है। तो 2,26,560, 2,26,560 हो गया। बस इस तरह मैंने आपको ये बता दिया। आई होप आपको समझा रहेगा। इस तरह सम करना और कुछ नहीं था। मतलब इसमें ये सम लेने का पर्पज़ ये था कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो अपन एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे बिफोर ट्रांसफ़र वाला लेते हैं, याद रखना बस। अगर ऐसा ट्रांसफ़र लिख के दिया रहेगा तो हो गया, और इस तरह आपके ज्वेलरी में 15-20 मार्क्स आएगा। आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।